नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टीवी। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब सिर्फ ईरान, गल्फ, अमेरिका, इजराइल इसका ही नहीं। हमारे पड़ोस में जो घटनाक्रम हो रहा है नेपाल के अंदर, जिस तरीके से वहां पर बदलाव हो रहे हैं, जेनजी जिस तरीके से वहां पर सत्ता में काबिज होने जा रहा है, यानी आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बालेन शाह की, वो पार्टी वहां पर सत्ता में काबिज होने जा रही है। लगभग 2/3 बहुमत के आसपास पहुंच चुकी है। और यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल जब से राजतंत्र से लोकतंत्र में आया है, तब से किसी पार्टी को इतनी बड़ी राजनीतिक जीत नहीं मिली है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक बार फिर देश के जाने माने पत्रकार देवकीनंदन मिश्र जी मेरे साथ हैं। स्वागत है देवकी जी इस चर्चा में। जो नेपाल के अंदर हो रहा है, एक्सपेक्टेड तो था क्योंकि जेनजी ने जिस तरीके का बदलाव किया, लेकिन आपने देखा कि बांग्लादेश में जब जेनजी ने वहां बदलाव किया तो उस बदलाव का इंपैक्ट क्या हुआ। एक पार्टी जो परंपरागत तौर पर सत्ता से में थी वो बाहर हो गई। उस पार्टी ने चुनाव में भाग नहीं लिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। एक दूसरी पार्टी जो वैकल्पिक रूप से आती रही, उस पार्टी के नए नेतृत्व को मौका मिल गया, एक बार फिर से वो सत्ता में आ गई। वहां जेनजी जैसा कुछ सत्ता में नहीं आ पाया, लेकिन नेपाल में यहां उलट, यहां पर वो हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। लोकतंत्र जब से बहाल हुआ नेपाल के अंदर, कोई सरकार इस तरह का मैंडेट लेकर के नहीं आ पाई। वो चाहे केपी ओली रहे हों, चाहे पुष्पदल कमल प्रचंड रहे हों, किसी को इस तरीके का समर्थन नेपाल की जनता ने नहीं दिया। क्या बात थी बालेन शाह में, क्या बावजूद इसके कि वो मधेसी मूल के हैं, पर पैन नेपाल जिस तरह का समर्थन उनको मिला, ये क्या इशारा करता? देखिए, बांग्लादेश को भी नेपाल से आप अलग नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में चुनाव कौन जीता? जो बांग्लादेश से निर्वासित था। 18-20 साल तक वो बांग्लादेश में रहा ही नहीं। वो प्लेन से उतरा और 1-2 महीने के भीतर ही चुनाव लड़ा और सरकार बना लिया उसने। ये है क्या, जिस तरीके से करप्शन इन देशों में बढ़ रहा है, डेवलपमेंट जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी वजह है। हर देश में युवाओं की एक बड़ी फौज है। जैसे भारत में करीब 40 करोड़ युवा हैं, इसी तरीके से नेपाल में भी बड़ी संख्या युवाओं की है, बांग्लादेश में भी युवाओं की बड़ी संख्या है। इन सबको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, काम चाहिए। जो सरकार थी उसमें इतना करप्शन था कि वो किसी को कुछ दे नहीं पा रही थी। इसकी वजह से बालेन शाह ने एक उम्मीद जगाई। बालेन शाह मेयर थे काठमांडू के। उन्होंने एक 35 साल उनकी उम्र है, और जिस केपी ओली का आपने नाम लिया वो 40,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और कौन हरा रहा है? बालेन शाह हरा रहे हैं। मुझे दिल्ली की घटना याद आती है कि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल ने किसको हराया था? शीला दीक्षित को। मतलब आपको अगर लीडर बनना है तो आप सबसे बड़े लीडर के खिलाफ चुनाव लड़िए। ये एक मैसेज है, एक मैसेज है। आप अगर आपको ताकत पूरे देश में दिखानी है तो सबसे बड़े लीडर के खिलाफ चुनाव लड़िए। और ये जो यूथ है, ये एकदम उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ नया चाहिए, ताकि उसके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। इस वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, और जो नेपाल में हो रहा है ये इसी का परिणाम है। कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो एक बात आई थी कि सोशल मीडिया पर जो मंत्री हैं, अफसर हैं, उनके बच्चे जो है ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। आंदोलन तो यहीं से शुरू हुआ। लोगों ने तस्वीरें देखी अयासियों की, बच्चों की अच्छी जिंदगी। उनको लगा हमारे बच्चों को ऐसी नहीं मिली। बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो आखिर उनके यहाँ उनको सरकारी तनख्वाह कितनी मिलती है? एक एमपी को कितनी तनख्वाह मिलती है? ये करप्शन का पैसा है। ये केवल और केवल करप्शन का पैसा है। जनता के टैक्स का पैसा है। जनता के टैक्स का पैसा है। जनता का टैक्स का पैसा तो अच्छे काम के लिए दिया जाता है, बट चाहे इसी बात तो कहकर कि आपने राजशाही खत्म की थी कि भाई राजशाही एक सामंतवादी व्यवस्था है, आप सारा पैसा राजशाही के फिजूल खर्ची में जाता है। पर राजशाही के बाद लोकतंत्र में भी अगर फिजूल खर्ची होने लगे, अफसरों के बच्चे, सेना के अफसरों के बच्चे, प्रशासनिक अफसरों के बच्चे, बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद जो भी हैं,
उनके करोड़ों के टर्नओवर है, वो विदेशों में मकान खरीद रहे हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और जो मूल नेपाली है, चाहे वो मधेसी हो, गोरखा हो, पहाड़ी हो, कोई भी हो, उसको वहां पर शिक्षा के लिए जगह नहीं मिली, उसको चिकित्सा के लिए नहीं मिली, नौकरी वो भारत में, चीन में, अलग अलग जगहों पर जाकर तलाश रहा है। आप जो नेपाल बॉर्डर है, उस नेपाल बॉर्डर पे कभी देखिए, आज की तारीख में ट्रांसपोर्ट का कारोबार सबसे बड़ा नेपाल से ही है इंडिया का। क्यों है? दो वजहों से है। एक, पहली वजह यह है कि नेपाल के लोग बड़ी संख्या में डेली भारत आते हैं काम की तलाश में। बहुत, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए तो आपको एक दो नेपाली लोग जरूर मिल जाएंगे वहां खाना परोसते हुए, किसी भी रेस्टोरेंट में। बड़ी जगह जाइए तो भी आपको मिलेंगे, मेहनत कर सकते हैं, हर काम करने को वो तैयार है, लेकिन वहां पर उनके लिए काम नहीं है। इस वजह से वो यहाँ पर उनको उम्मीद रही होगी कि राजशाही जाएगी और लोकतंत्र आएगा, तो जनता की सरकार होगी, लेकिन वो कुछ मिला नहीं उनको। तो उनको काम जब नहीं मिला, नेपाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है, नेपाल में सिर्फ टूरिज्म है। टूरिज्म वो भी कौन सा है? जो लोग घूमने जाते हैं, उसको भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, मतलब सी ग्रेड उसको डेवलप, सी ग्रेड, बिल्कुल ठीक। मतलब अगर उसको एक क्वालिटी देते तो शायद कोई इंटरनेशनल साइट जैसा होता है। लेकिन नहीं, काठमांडू एक इंटरनेशनल बड़ी साइट है। नहीं, पोखरा है। आप पूरी दुनिया में, पोखरा एक ऐसी जगह है जहां पर पूरी दुनिया से टूरिस्ट आता है। और टूरिस्ट क्या देखने आता है? मॉर्निंग में जब सूर्य उदय होता है, क्योंकि हिमालय के सबसे नजदीक का कस्बा है पोखरा, तो जब आप सूर्योदय होता है, जब आप वहां देखते हैं सूर्य के उदय को, तो एक रिंग बनती है, गोल्डन रिंग बनती है। उसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। नेपाल ने क्या उसको डेवलप किया? खासकर अंग्रेज। वहां भी चर्चा में क्या रहती है भाई, वो एयर क्रैश हो गया, वो चर्चा में है कि वो किस तरह की फ्लाइट है, वो फ्लाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर, दरवाजा बंद नहीं होता है, बांध के रस्सी चलती है, ये सब हम लोग सुना करते थे भाई। चाहे वो प्रोपेगेंडा ही क्यों ना हो, किसी की निगेटिव, तो यही तो काउंटर करने के लिए सरकार है। पर जरा दर्शकों को उस चीज से भी वो रूबरू करा दें कि जो लेटेस्ट अपडेट है वहां की, जो झापा की बात, जैसे देवकी जी कह रहे थे कि झापा 5, जहां से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर खुद बालेन शाह चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां उनके खिलाफ केपी ओली। बालेन शाह को इतने ज्यादा वोट मिले, अब आप सोचिए बालेन शाह के सामने जमानत जब्त हो जाएगी केपी ओली की, ये हालत है वहां पर। क्योंकि वहां पर बैलेट से चुनाव हुआ है, इसलिए परिणाम आने में थोड़ा, अंतिम परिणाम आने में थोड़ी देरी है। बैलेट से हुआ, दूसरे पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके से जो मतपेटियां हैं, उसको आने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या वहां पर जो है वो आ चुका है, मतगणना शुरू हो चुकी है। नहीं, 66 सीट आरएसपी जीत चुकी है, और करीब 155 सीट पे आगे चल रही है। 165 सीटों में से मुझे लगता है 162-63 का रुझान बिल्कुल अवेलेबल है, वो चाहे कितने भी दुर्गम इलाके हों। और इसके अलावा आप देखिए, मतलब जो सबसे यूनिक चीज हुई कि जो ये मैदानी इलाका है, जो भारत नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है, इस पर तो क्लीन स्वीप कर लिया है। हाँ, जी। असल चीज इसकी वजह है, दरअसल उनको पूरा जो समर्थन है वो पूरे नेपाल का समर्थन है। मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि किसी एक इलाके का है, लेकिन जो मधेसी इलाका है वो मैदानी इलाका बोलते हैं उसको, तो इस मैदानी इलाके के लोगों का समर्थन कुछ ज्यादा ही है। उनको ये लग रहा होगा कि बहुत लंबे समय से उपेक्षा हो रही थी, केपी ओली हो या प्रचंड हो, ये सब लोगों ने मैदानी इलाकों की उपेक्षा की। ये सब पहाड़ी इलाकों के लोग थे। आप देखिए वहां पर नक्सलाइट बहुत सारे हैं, हर चुनाव में नक्सलाइट जो है अपनी भूमिका निभाता था। खासतौर पर ये प्रचंड को से, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि नक्सलाइट इस इलेक्शन से बाहर हैं। नहीं, वो जन भावना मुझे लगता है समझ रहे हैं, और प्रेशर है, नक्सलाइट एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं। जो नक्सलाइट चुनाव के दौरान बड़े बड़े कई घटनाएं करते थे, आंदोलन करते थे, इस चुनाव में वो कहीं सामने दिख ही नहीं रहे। तो इससे लगता है कि नेपाल एकदम, मुझे लगता है कि जब राजशाही से लोकतंत्र की तरफ आया था, वो जो एक बड़ा बदलाव था, उससे बड़ा बदलाव ये नेपाल की सियासत में हो रहा है। 60 से 65% के आसपास मतदान भी हुआ है वहां। हाँ, 65% वोट हुआ है। और ये हालांकि वोट तो पहले भी 68% तक हुआ है वहां पर, जो पिछले चुनाव अगर आप देखिए तो 68% तक वोट हुआ है, मतलब 2 चुनाव पहले। लेकिन क्या होता था कि जो भी सरकार बनती थी वो फुल फ्लेज सरकार नहीं बनती थी,
वो क्या लंगड़ी सरकार होती थी, आपने समर्थन दिया हमने समर्थन लिया, इस तरीके की सरकार होती थी। तो जैसे ही कोई ये छोटी मोटी बात होती थी सरकार गिर जाती थी। तो मध्यावधि चुनाव भी बहुत सारे होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है राजशाही के बाद लोकतंत्र की तरफ जब कदम बढ़ाया है कि पहली बार वहां पर फुल फ्लेज मुझे लगता है बालेन साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। और मतलब चीन और आप मैंडेट है और केपी ओली को हराया, प्रधानमंत्री को हराया, दो बार के प्रधानमंत्री। नहीं, वही उसके पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने ही पार्टी बनाई और पार्टी भी उनकी सिमट गई है, हाई अंक में भी आती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। देखिए विपक्ष तो है ही नहीं है, किसी पार्टी को डबल डिजिट में नंबर ही नहीं आ रहा। ये कितनी खास बात है कि किसी पार्टी को डबल डिजिट में नंबर नहीं आ रहा। अच्छा, इस बार ये बड़ा दबाव रहा जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी है उस पर भी, कि उसने भी एक युवा नेतृत्व दिया, गगन थापा 49 साल उनकी उम्र है, उनको आगे लेकर के आए। वो जेनजी का ही दबाव रहा, वही एक नया नेतृत्व हम सामने दे, लेकिन जनता ने कुछ सुना नहीं, मन बना चुकी थी कि इन सबको उखाड़ फेंकना है। असल चीज इन लोगों से जनता देखिए एक तरीके से ऊब चुकी थी, लेकिन हम लोग इस मुद्दे को भूल जाते हैं कि नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है, बेटी रोटी का ताल्लुक है। तो नेपाल का जो असर है वो भारत पर जरूर पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि आई वार्मली कांग्रेचुलेट द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ऑन सक्सेसफुल पीसफुल कंडक्ट ऑफ। प्रधानमंत्री ने तो अभी किया है, चाइना ने दोपहर में ही इस घटना को, इस जीत को ऐतिहासिक बताया है, और चाइना ने कहा है कि जो हमारी व्यवस्था चल रही थी, मतलब जो सहयोग जो हमारा सहयोग चल रहा था, ओली साहब हो चाहे ना हो, ये चलता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम पूरा सहयोग करते रहेंगे। तो ये छोटी बात नहीं है। भारत तो देर कर दिया इसको, इस काम में भारत को और पहले करना चाहिए था। भारत से रिश्ता चाइना नेपाल का बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे याद है कि एक जमाने में नेपाल को बिजली भारत से दी जाती थी, तेल भारत से जाता है, खाने पीने का सामान भारत से जाता है, सीमेंट भारत से जाता है, सरिया भारत से जाता है। अरे हजारों ट्रक डेली भारत से नेपाल में एंट्री लेते हैं। अब आप देखिए आंकड़े जो आए खाली मधेश प्रांत में, अब आप समझिए कि मधेश प्रांत में 7 सीटें अब तक जीत चुकी है जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, आरएसपी। अरे आप ये 23 अन्य जगहों पर उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। काठमांडू में एक भी सीट दूसरी पार्टी नहीं पाई। और मजेदार बात है कि जो आरएसपी ने इस साल की शुरुआत जो है वो धनुषा जिले के जनकपुर से अपना अभियान भी शुरू किया है। हाँ। और जनकपुर तो सब जानते हैं किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये जो मोमेंटम रहा ये पूरा बना, और 52 सीटों पर अब तक जो नतीजे आ चुके हैं उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 41 सीटों पर जीत चुकी है। कुल 78 सीटों पर अब वो आगे है। और बालेन साहब जैसे मैंने आपको बताया कि 50,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं। नहीं, थोड़ा सा ये रिजल्ट थोड़ा डिले है बता रहा। आरएसपी 55 जीत चुकी, 66 पे आगे चल रही है। ये 3:15 पर का रिजल्ट है। हम अभी थोड़ी और सीटों की संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन करीब 40,000 के आसपास जो मतों का अंतर है, वो मतों का अंतर केपी ओली के साथ ही है। तो सोचिए आप केपी ओली कहाँ जा रहे हैं। अब देश के प्रचंड केवल जीत पाए हैं, और वो बड़ी मुश्किल से रुकुम ईस्ट 1 सीट पर प्रतिनिधि सभा में अपने लिए जगह बनाए। वैसे 10,000 वोट से वो चुनाव जीते। वैसे अवनीश जी मैं बताऊं कि जब इलेक्शन चल रहा था तो मैं इसको बड़ा ट्रैक कर रहा था इलेक्शन को जी। तो इलेक्शन को ट्रैक करते समय मैंने ये पाया कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी वजह मैं बताऊं आपको। हमारे कई लोग वहां पर हैं, मैंने देखा कि वहां का वोटर वोकल नहीं था। नेपाल में जनरली क्या होता है, या कहीं भी जब इलेक्शन होता है तो वोटर मतलब बोलता रहता है कि भाई हम इनको वोट करेंगे या उनको नहीं करेंगे, इस तरह की चर्चा होती थी। जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट की उम्मीद वोटर के मिजाज को देख करके नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि वोटर कुछ बोल ही नहीं रहा था, एकदम चुप बैठा हुआ था, मन मार के बैठा हुआ था। और मुझे लगता है कि वो गया बूथ पर और बैलेट देखा, उसने आरएसपी को मुहर लगा करके चला आया, घंटी बजाया, कहा भैया सबको देख लिया, चुनाव चिन्ह ना घंटा बजाया, कहा सबको देख लिया, इस बार इनको
देख के इनको मौका देते हैं, फिर ये भी देखा एक मौका जाएगा। देते ये भी मौका देते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है आरएसपी अगर सफल नहीं रही उनकी उम्मीदों पर, तो नेपाल में फिर जैसे बीच में मैं देख रहा था कुछ दिनों राजशाही की वापसी की मांग हो रही थी, कुछ अभी protest चल रहा वगैरह था। काठमांडू में। हाँ, तो ये मांग और ज्यादा बढ़ जाएगी, खासतौर पर अगर ये परिस्थितियां ठीक नहीं हुई तो। देखिए- दूसरा एक बड़ी अच्छी तुकबंदी मुझे याद आई, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, रैपर, मेयर एंड प्राइम प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर, रैपर, मेयर, प्राइम मिनिस्टर। आप देखिए ये जो आर है लास्ट में ना, हाँ, ये बालेन शाह को सूट कर रहा है। वही बालेन शाह ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाते थे, रैपिंग करते मैं वही थे। कह रहा हूँ कि रैपर, मेयर एंड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन दाम देनी पड़ेगी। जब वो मेयर बने थे तो उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग था। ये जो पार्टियां आज चुनाव हार गई हैं, जो उनके पीछे चल रही हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग था। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी उनको कि ये लड़का इतना 35 साल का, मुझे लगता है कि दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर 35 ईयर का पहले नहीं वो होगा। रैपर की लोकप्रियता भुनाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ फिल्म भोजपुरी वो सब इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने भी किया होगा कि एक बार काठमांडू का मेयर बना देते हैं। हाँ। उनको नहीं मालूम था कि मेयर बना रहे हो, ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। भाई 35 ईयर ओल्ड, 35 साल का, दुनिया में मुझे लगता है किसी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर, मेरी जानकारी, मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा, हो सकता है आपको अगर हो कोई तो बताइएगा, 35 साल का प्राइम मिनिस्टर, और वो भी नेपाल में। आप सोचिए कि अब भारत और नेपाल के बीच हमारे रिश्ते इधर काफी दिनों से बहुत अच्छे नहीं रहे। अब आगे क्या माहौल बनेगा, क्योंकि अभी तक जो है इंटरेस्टिंग बात समझिए कि मैं आपसे जो बात कर रहा था, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है, अब ये भी, इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये भी एक पत्रकार की बनाई हुई पार्टी है। अच्छा, हाँ, पत्रकार हैं रवि लामिछा। हाँ, लामिछा ने, हाँ, लामिछा ने वही मैं जिन बात आपसे कह रहा था ना, कि इससे पहले भी एक चुनाव हुआ था जो लोकसभा का, वहां का मतलब जो आम चुनाव, उसमें 4-5 सीटें जीतने में कामयाब रहे, तो सब यंग लड़के थे। तो बड़ी एक जो नैरेटिव बना था कि यंग लड़के नेपाल में आ रहे हैं और इन्होंने एक मौका बनाया, जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ बनाई, उस वक्त भी बड़ी चर्चा हुई। तो ये पार्टी जो है वो रवि लामिछान ने की है, और 4 साल पहले, हाँ, पत्रकार हैं, और 4 साल पहले उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। एक्चुअली पार्टी के लीडर वो हैं, लेकिन जनता की जो डिमांड और तमाम परिस्थितियां बनी, और जिस तरह से पब्लिक ने बालेन शाह को जेनजी के प्रोटेस्ट में अपने आगे पाया, वो सारा जो क्रेडिट है ना, वो बालेन शाह की तरफ जा रहा है, बालेन शाह की तरफ चला गया। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है कि आपको ध्यान होगा, जो जेनजी का आंदोलन था, उसको भी पत्रकारों ने ही शुरू किया था। दरअसल जो जेनजी की बातें थी, वो ये जो सोशल मीडिया है उस पर चल रही थी। 50% से ज्यादा वोट मिला है। हाँ, 54.8% वोट अब तक चुनाव आयोग के हिसाब से बालेन शाह को, उनकी पार्टी। तो फिर आप ये बताए 54.50% तो भाई 60% ही वोट पड़ा है, तो बाकी 6% में सब सिमट गए। आप रिजल्ट के हिसाब से देख लीजिए भाई 54%। तो ये जो पत्रकार थे, पत्रकारों ने ही आंदोलन जेनजी का शुरू किया था। जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने ही इस आंदोलन को शुरू किया था, उन्होंने ही ये मसला उठाया था, उन्होंने ही उठाया था कि भाई जिस तरीके से यहाँ के जो जेनजी हैं, यहाँ के यूथ हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और नेताओं के बेटे, अफसरों के बेटे मंत्री अय्यासी कर रहे हैं। ये मसला सोशल मीडिया पर ही उठा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर वहां की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। ये पूरे इसको देखने पर प्रतिबंध लगा दिया। आप सोचिए, बालेन शाह की उम्र का अंदाजा लगाइए, 27 अप्रैल 1990 डेट ऑफ बर्थ है उनकी। मतलब उम्र क्या ही है, 35 साल है। और वीएनआईटी नागपुर से वो ग्रेजुएट है। और किस तरीके से 2022 में वो एक इंडिपेंडेंट मेयर बने हैं काठमांडू के, हिप हॉप और रैप म्यूजिक से जुड़े रहे हैं, कई बैटल्स जीत चुके हैं।
युवाओं में लोकप्रिय है। उनके रैप जो है वो ज्यादातर सामाजिक पॉलिटिकल मुद्दों वाले ऐसे उनके रैप, हालांकि हमारे यहाँ भी उठाते हैं पर कई बार बहुत अश्लील हो जाते हैं या उनकी भाषा बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है। पर ठीक है, नेपाल में उस चीज ने लोगों के मन पर, दिल पर कहीं ना कहीं स्थान बनाया और ये एक बड़ी चीज रही, जो चाहे भले जो है जर्नलिस्ट रवि की पार्टी रही हो, लेकिन बालेन शाह एक पोस्टर बॉय की तरह निकले और उसके पीछे वो तमाम मेहनत हो सकती है उन लोगों की जो इकट्ठे हुए, जिन्होंने आंदोलन चलाया। देखिए, पत्रकारों की इस काम में सरकार को बदलने में बड़ी भूमिका रहती है। मुझे याद है गोरखपुर में जब मेयर का चुनाव होने वाला था तो एक थर्ड जेंडर यानी हिजड़े को अमरनाथ यादव और पासा देवी को चुनाव लड़ाया। वो भी जानते हैं एक पत्रकार ने लड़ाया था चुनाव, एक पत्रकार ने ही खड़ा किया था। एक मीडिया कर्मी थे, सिंह साहब थे, नाम भूल गया मैं उनका, अच्छे जानने वाले हमारे, उन्होंने उसको खड़ा किया और ये बदलाव किया। जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में मनीष सिसोदिया, पत्रकारों का योगदान। आप नेपाल जा रहे हैं, नेपाल तो एक दौर में जो भूमिका छात्र संघ अदा करता था, अगर असम गण परिषद और इनका इतिहास याद करें तो छात्र संघ से निकले हुए लोग थे, तो जो भूमिका छात्र संघ या जो समाजवादी आंदोलन है तो पूरा छात्र संघ के लोगों से जुड़ा हुआ है। और चूंकि छात्र संघ पर प्रतिबंध लगा दिया तो अब वो छात्र संघ या वो जो लोगों को जोड़ने, लोगों को कनेक्ट करने का जो जिम्मा है, दरअसल वो अब ये सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट का काम। हम वही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के जो हम लोग कर रहे हैं यही काम है, इनका ही काम है ये। क्योंकि फ्रंट में जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, हालांकि जो यूट्यूबर हैं उनको कुछ लोग पत्रकार कहने से बड़ा गुरेज करते हैं, कहना भी नहीं चाहिए, मत कहिए भाई, डिजिटल क्रिएटर कहिए। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो केवल सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, चाहे सरकार किसी की हो, चाहे यूपी में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो या किसी भी सरकार में हो, वो मुद्दे नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर कोई मुद्दा सोशलाइज है तो सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो गांव में बैठे हुए हैं, मैं तो देखता हूं कि सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट जो गांव में हैं वो किसी बड़े व्यक्ति से सवाल पूछ सकता। मैं एक दिन देख रहा था, जिस ब्रजेश सिंह का बड़ा नाम है, उस ब्रजेश सिंह के खिलाफ एक छोटे से पत्रकार ने क्या क्या ब्रजेश सिंह के खिलाफ नहीं बात करी। ये छोटी बात नहीं है, पूर्वांचल के यूट्यूब। हाँ, ये कितनी साहस की बात है। मैं तो सेव नहीं कर पाया, फिर वो दिखा नहीं, वो पत्रकार मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ब्रजेश सिंह की पूरी कलई खोल करके उसने रख दी। एक पत्रकार ने उनको धनंजय सिंह की कलई खोल करके रख दी। क्या मुख्य स्ट्रीम मीडिया ने खोला? नहीं खोला। तो ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत ताकतवर है और यही इसी वजह से सोशल मीडिया पर सरकार भारत में भी बंदिशें लगा रही है, तमाम तरह के उस पर जैमर्स लगा रही है कि इनको रोका जा सके। क्योंकि ये जो नेपाल में हुआ है ये साधारण घटना नहीं है, ये असाधारण घटना है और इसको लेकर के ट्रंप जैसे लोगों को भी विचार करना पड़ेगा। क्योंकि ये पॉलिटिकल, और चाइना ने जो रिएक्शन तुरंत दिया, तब वो मुझे लगता है 30-32 सीट जीते थे, 55 सीट नहीं जीते थे, 30-32 सीट ही जीते थे। तभी चाइना की तरफ से रिएक्शन आया कि बहुत बहुत बधाई। बड़ा लंबा मैसेज चाइना ने जारी किया, चाइना के विदेश मंत्री ने। तो ये छोटी घटना नहीं है। ठीक बात। और अपडेट्स, क्योंकि मतगणना 9 तारीख तक चलनी है, लंबी मतगणना चलनी है क्योंकि काफी सारी सीटें हैं। 9 तारीख तक अंतिम परिणाम जो है वो इसमें सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले अब ये स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी, बालेन शाह उसका चेहरा होंगे। पत्रकार रवि का क्या होगा ये तो तब पता चलेगा, लेकिन उनकी पूरी टीम इसमें है। बहुत सारी जगहों से उनके बहुत क्लोज लोग जो पिछली बार भी चुनाव जीते थे वो इस बार भी आगे चल रहे हैं। प्रचंड जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, वो 10,000 वोटों से करीब चुनाव जीते हैं। पर केपी ओली, प्रधानमंत्री 2 बार के, चाइना के बहुत बड़े समर्थक, वो फिलहाल चुनाव हार गए हैं। पर इस चुनाव में जिस तरीके के परिणाम आए, जेनजी ने जिस तरह कंट्रीब्यूशन दिया, वहां के बुजुर्गों ने, माताओं ने, फीमेल्स ने जिस तरीके कंट्रीब्यूशन दिया, ये कहीं ना कहीं बदलाव का कारण बना है। हम इस पूरी खबर पर, नेपाल के इस पूरे चुनाव पर नए नए दृष्टिकोण के साथ
वीडियोज आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। आपसे उम्मीद है कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये पेशकश कैसी लगी और आपकी क्या राय है नेपाल में जो नई जेनजी सरकार बनी, बालेन शाह के भविष्य को लेकर के भी आपकी क्या उम्मीद है। धन्यवाद, नमस्कार।